सतनाम जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जगदीश। आज हमारे इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है बंजारे सर। रेखा कौशिक जी जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। व्यास नारायण पुरे साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है पुरे साहब। नमस्कार सर जी। श्यामलाल भार्गव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि संविधान के एपिसोड पर हम सब जुड़ते हैं और हफ्ते में एक बार इस विषय को लेकर हम लोग डिबेट कर रहे हैं और बारी बारी से संविधान के विभिन्न अनुभाग, अनुच्छेद, अनुसूची और उसके प्रेम्बल पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं बुद्धिजीवियों के साथ में। आज का जो हमारा विषय है वो आगे जिसमें संघ और राज्य के संदर्भ में चर्चा होने वाली है होगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं श्यामलाल भार्गव साहब से चाहूंगा कि आज के इस परिचर्चा पर प्रथम वक्ता के रूप में अपनी बात रखे। श्यामलाल भार्गव साहब। भार्गव साहब हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, लगता है भार्गव जी से हमारा संपर्क फिर से कुछ गड़बड़ हो गया है। मैं आज की इस परिचर्चा पर रेखा कौशिक जी से चाहूंगा कि इस विषय पर अपनी भूमिका के तौर पर अपनी बात रखें। जी, संविधान पर संघ और उनके राज्य के अधिकार क्षेत्र पर आज का चर्चा का विषय है। आप सभी को जय सतनाम, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय संविधान, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। रेखा जी भार्गव साहब जुड़ गए हैं। मैं आज किस परिचर्चा पर भार्गव जी से मैं ले लेता हूं प्रतिक्रिया, उसके बाद में क्योंकि मुख्य वक्ता है हमारे आज के विषय पर। तो श्यामलाल भार्गव साहब हमारे साथ अभी फिर से आ गए हैं। मैं चाहूंगा कि आज की जो पहली प्रतिक्रिया है हम भार्गव साहब से लेते हैं। संविधान के जो मूल विषय है आज का, जो संघ और राज्य के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में। श्यामलाल भार्गव साहब। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को जय भीम, जय संविधान। और आज का जो मुख्य विषय है भाग 1, और भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं उसका एक खास मकसद होता है। आज ये जो सीरियल हम चला रहे हैं, देश के जनता को जागरूक करने के लिए, संवैधानिक व्यक्ति बनाने के लिए, इसका एक खास मकसद है। काफी लंबे अरसे से हम लोग भ्रम के स्थिति में जी रहे हैं। संविधान के ऊपर बहुत सारा छेड़छाड़ किया जा रहा है और भ्रम फैलाया जा रहा है, और मकसद सीधा साफ दिखाई देता है कि वो संविधान को चोट पहुंचाएंगे, और संविधान को चोट पहुंचा करके संविधान को कमजोर करने का प्लानिंग चल रहा है। तो मकसद हमारा ये है कि लोगों को उस भ्रम के स्थिति से बाहर निकाला जाए, ताकि वो संविधान के पक्ष में खड़ा हो सकें और अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आकर, सिविल सोसाइटी बनाकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। ये मकसद है। आज काफी लंबे अरसे से शब्दों को बदला जा रहा है, शब्दों के अर्थ को बदला जा रहा है, एक से एक अमेंडमेंट करके जो आर्टिकल्स है उनके वैल्यू को कम किया जा रहा है।
संविधान के जो मूल भावना है, उस मूल भावना को भी बदला जा रहा है। सबसे पहले इसको समझने की हमें जरूरत है, और ये हमारा मकसद भी यही है कि हम जो है देश की जनता को ये सारी बातों को बताएं ताकि वो संविधान को जान सके। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का जो पहला भाग है, पहला भाग क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी संघ का सरकार होगा। भारत सरकार को हम क्या कहेंगे? संघ का सरकार या भारत सरकार। लेकिन आप सुनते होंगे, काफी लंबे अरसे से सुन रहे होंगे कि केंद्र सरकार कहा जाता है। संघ की सरकार न कह करके भारत की सरकार को केंद्र सरकार कहा जा रहा है। अब इसमें फर्क देखिए, संघ की सरकार और केंद्र की सरकार में कितना बड़ा डिफरेंस है। केंद्र कहने से एक पॉइंट को इंगित करता है, एक बिंदु बताता है, केंद्र किसी चीज का केंद्र। और अगर हम उसी को संघ कहें तो संघ पूरा सर्किल को बता रहा है, पूरा गोल को बताता है। यानी अगर हम उसको केंद्र की सरकार कहते हैं तो सारा शक्ति वो एक पॉइंट पर है और बाकी उसके अनुचर हैं, बाकी उसको शक्ति प्रदान करते हैं और सारा शक्ति केंद्र के पास में है। और अगर उसी को हम संघ की सरकार कहते हैं तो सारे के सारे स्टेट मिल करके एक संघ को बनाता है, यूनियन को बनाता है। यानी शक्ति का ऑलरेडी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है। केंद्र पूर्णतः शक्तिशाली नहीं है, शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन हमने संघ बना करके किया है, हर एक स्टेट को शक्तियां दी है। जैसे देखिए हमारे पास में 3 सूचियां हैं, संघ सूची है, राज्य की सूची है, और संघ और राज्य दोनों के लिए एक सूची बनता है, उसको समवर्ती सूची कहते हैं। तीनों को हमने फेडरल सिस्टम से, संघात्मक प्रणाली में शक्तियां दी है, लेकिन काफी लंबे अरसे से राज्य को कमजोर करने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए केंद्र सरकार कहा जा रहा है। संविधान के किसी भी आर्टिकल में कहीं पर भी केंद्र शब्द जो है नहीं था। केंद्र की सरकार कहीं किसी भी आर्टिकल में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में चालाकी वश 42वें संविधान संशोधन में संविधान संशोधन करके केंद्र की सरकार कहा गया। संशोधन के थ्रू 1-2 आर्टिकल में आया है, ये मैं वो बताना चाहता हूं। पहला एक आर्टिकल मिलता है 131A, ये 42वां संविधान संशोधन में आया। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा सेंट्रल लॉ की वैलिडिटी को एग्जामिन करने का। एक ये आया, ये 42वें संविधान संशोधन में आया। और दूसरा 226A, ये भी 42वें संविधान संशोधन में आया, और इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन की नहीं होगा संवैधानिकता एग्जामिन करने की किसी सेंट्रल लॉ की। ये सेंट्रल शब्द जो है ये संशोधन से आया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जब ये हुआ तो ये जो है इसको फिर से खत्म कर दिया गया, सेंट्रल शब्द को। तो ठीक इसी प्रकार से बहुत से ऐसे जो है संशोधन कर रहे हैं और उसका अर्थ बदल रहे हैं, हमारे लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है और संविधान धीरे धीरे होकर के कमजोर होते जा रहा है। ये बात जानना जरूरी है। अब आते हैं भाग 1 पर। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र।
इसमें संघ कहने से ही आपको पता चलता है कि संघ यानी कोई एक स्टेट को संघ नहीं कहेंगे हम, एक राज्य को संघ नहीं कहेंगे, सारे राज्यों को मिला करके संघ का निर्माण हुआ है। और सारा शक्तियां संघ के पास नहीं है, शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन है, संघात्मक प्रणाली है, फेडरल सिस्टम है, और सारे स्टेट को हमने शक्तियां दी है और सब मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाएंगे, देश के लिए कानून कायदा बनाएंगे, ये इसका अर्थ होता है। आर्टिकल 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। एक कहता है, क्लास 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जब ये संविधान बन रहा था तो संविधान का आर्टिकल 1 लिखा जा रहा था, तो इस पर काफी डिबेट हुआ था उस समय में, काफी सोच समझ करके इसको संघ नाम दिया गया था और इस पर बहुत सारे डिबेट हुए। मैं उस डिबेट के बारे में आज आपको बताना चाहूंगा। के.टी. शाह संविधान सभा के सदस्य थे, उसने कहा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा के स्थान पर फेडरल वर्ड आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया है भारत के संविधान में, शक्तियां का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, संघात्मक प्रणाली बनाया है। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें फेडरल सिस्टम लेके आ जाएं और लिख दें संविधान में पहला लाइन में सेकुलर वर्ड आ जाए, साथ ही कहा उन्होंने सेकुलर वर्ड भी आ जाए और सोशलिस्ट वर्ड भी आ जाए, यानी यहाँ और इंडिया को ये कहा जाए, पूरा एक लाइन में लिखा जाए, इंडिया दैट इज ए भारत फेडरल सेकुलर सोशलिस्ट, ये लिख दिया जाए, ये उन्होंने कहा। लेकिन ये नेगेटिव हुआ, पास नहीं हुआ। उनका कहना ये था कि संविधान अगर हमारा फेडरल है, संघात्मक है, लेकिन कहीं पर भी फेडरल शब्द लिखा नहीं गया है, अगर हम इसको आर्टिकल 1 में लिख देते हैं तो परमानेंट जो है इस पर कोई डिबेट नहीं होगा और एक ही बार में सारी समस्या का निदान हो जाएगा, ये उन्होंने कहा। फिर संविधान सभा में विचार आया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी शब्द के आने और ना आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने आगे चल करके संविधान के हर आर्टिकल में फेडरलात्मक संघात्मक प्रणाली का व्यवस्था किया हुआ है और सोशलिस्ट जो सिस्टम है, जो से सोशलिस्ट वर्ड है, आप संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिसको डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसमें सारे आर्टिकल्स सोशलिस्ट समाजवाद के लिए ही बनाया गया है। उन्होंने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय इसके लिए बनाया गया है। और ऑलरेडी संविधान के प्रियम्बल में हम लोगों ने सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय इस बात को लिखा हुआ है। तो ये सोशलिस्ट शब्द ऑलरेडी इसमें आ चुका है संविधान के अंदर में, जो इम्प्लिसिट है उसको एक्सप्लिसिट यानी और अलग से यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। जैसे फिर उन्होंने कहा कि प्राइवेसी शब्द संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं है, लेकिन प्राइवेसी जो है हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 हमको मौलिक अधिकार में देता है, प्राइवेसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जीवन की स्वतंत्रता देता है, व्यक्ति की गरिमा की स्वतंत्रता है। ये सारे जो है ये ऑलरेडी संविधान में है। बेसिक स्ट्रक्चर ये संविधान में कहीं पर नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर
हमारा संविधान का मूलभूत ढांचा है, ये उन्होंने कहा। इसी प्रकार से आपका संघात्मक प्रणाली, ये तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। तो इस एक हिसाब से सारा जो ये है संविधान के जो स्पिरिट है और भाव है वो संघात्मक प्रणाली से भरा हुआ है, फेडरल सिस्टम से भरा हुआ है, और इसमें अलग से कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा। फिर एच.बी. कामत ने कहा है कि अगर हम फेडरल स्टेट हैं तो इसमें प्रदेशाज वर्ड लाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट जो है वो अच्छा वर्ड नहीं है। उनका कहना था कि जो पुराने अनुभव जो हमें मिले हैं, जो अंग्रेजों के हुकूमत में उन्होंने स्टेट के द्वारा काफी कुछ शोषण किया है, तो स्टेट उनका शब्द है, अंग्रेजों का शब्द है, इसलिए ये स्टेट शब्द हमें अच्छा नहीं लगता है, ये उन्होंने कहा। क्या हो गया? हाँ, हेलो, हाँ सर, आवाज आ रहा है? हाँ जी जी आ रही सर, बोले। और फिर एक मेंबर खड़ा हुए, उन्होंने कहा, महबूब अली बेग ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि फेडरल स्टेट है, तो फिर आप यूनियन क्यों कह रहे हैं, यूनियन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, शैल बी यूनियन, आप ये स्टेट, ये ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, जो है उसी शब्द का जो है उपयोग करना चाहिए, फेडरल शब्द का इस्तेमाल कीजिए, उन्होंने एक सुझाव दिया। फिर से एच.बी. कामत फिर खड़ा हुए, उन्होंने कहा, वो फिर उन्होंने स्टेट का अपोज करते हुए कहा कि 150 सालों से अंग्रेजों ने राज किया हमारे देश में और इसका अनुभव ठीक नहीं है, इसलिए स्टेट को हटाया ही जाए। दोबारा वो खड़ा होकर के कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जैसे हिमाचल प्रदेश है, तो आप क्या कहेंगे, हिमाचल यूनियन कहेंगे क्या, या सीपी को क्या कहेंगे, तो सीपी को आप सीपी यूनियन कहेंगे क्या, इस प्रकार से विंध्या प्रदेश आप क्या कहेंगे, विंध्याचल यूनियन कहेंगे क्या, इस प्रकार से वहां पर डिबेट हुआ, चर्चा में आया। तो उनका कहना, उनके जवाब में पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा, उन्होंने कहा, पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा ने, प्रदेशाज संस्कृत का शब्द है, बहुत अच्छा है, इसलिए प्रदेशाज जो रखा जाए, पहला जो भारत के नाम है वो लाइनिंग किया जाए, आर्टिकल 1 में प्रदेशाज शब्द को जो है लिखा जाए। फिर उसके बाद रोहिणी कुमार चौधरी, इन्होंने कहा कि प्रदेशाज ये अंग्रेजी का प्लूरल शब्द है, संस्कृत का प्लूरल में प्रदेशाह होता है, इसलिए प्रदेशाह लाया जाए। फिर उन्होंने, किसी ने और कहा कि यूपी का क्या नाम होगा, जैसे मैंने बताया यूनाइटेड प्रोविंसेस प्रदेश। फिर एक सेठ गोविंद दास, वो खड़ा होकर के बोलते हैं कि यूपी का नाम संयुक्त प्रदेश होना चाहिए, लेकिन यूपी का नाम संयुक्त प्रदेश नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश का सीपी का नाम मध्य प्रदेश हो गया, जिसको आज हम लोग मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा
कि यूनियन ऑफ स्टेट एक बेटर शब्द है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ राज्यसभा स्टेट को प्रतिनिधित्व करते हैं। जो राज्यसभा जो होता है, स्टेट के जो विधायक हैं वो चुन करके वहां राज्यसभा में भेजते हैं और वो स्टेट को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो स्टेट भी यूनियन का एक पार्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। स्टेट जो है यूनियन से अलग नहीं है, उनका कहना था। फिर महावीर त्यागी ये खड़ा होते हैं, ये कहते हैं कि रिपब्लिकन स्टेट एंड सॉवरेन यूनियन स्टेट आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये देश जो है सॉवरेन स्टेट है, सॉवरेन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो हमारे देश का जो पहला जो आर्टिकल है, भारत का जो नाम है, उसको रिपब्लिकन स्टेट एंड सॉवरेन स्टेट ये आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं पर भी ये रिपब्लिकन और सॉवरेन स्टेट नहीं लिखा गया है, इसलिए इसको आर्टिकल 1 में लिख देना चाहिए। फिर केटी साहब फिर खड़ा होते हैं, फिर वो कहते हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट के बाद ये लिख दीजिए कि इक्वल इंटरशिप, यानी सभी राज्यों का बराबर की हिस्सेदारी कानून बनाने में। ये हमने नहीं लिखा है, तो इसको आज लिख देते हैं यहाँ पर आर्टिकल 1 में, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि राज्य का अलग पावर है और केंद्र का अलग पावर है और हम यूनिटरी सिस्टम को मतलब असली कानून मानेंगे जिसमें सेंट्रल का दबदबा होगा, ऐसा कोई ये ना कह सके। इसलिए जो है इक्वल इंटरसेप होना चाहिए, ये उन्होंने बहुत बढ़िया सुझाव दिया था। जैसे अमेरिका का सीनेट में हर स्टेट में 2-2 लोग आते हैं, लेकिन हमारे देश में वहाँ का, यहाँ तो छोटा बड़ा स्टेट है, तो हर एक स्टेट से कहीं से 2 सदस्य, कहीं से 3 राज्यसभा में भेजते हैं हम लोग। तो इसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ जो स्टेट को देख करके, फिर ये बात को भी नहीं माना गया। और नजरुद्दीन अहमद इन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, ये होना चाहिए, ये उनका प्रपोजल था। तो इसमें कहा गया, बाकी सदस्यों ने कहा कि नहीं, ये कॉपी हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट का, सेम टू सेम हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा एक दूसरे तरह का जो है हमारा संविधान है, हमारे देश की स्थिति और परिस्थिति अलग है। इस प्रकार से एक एक बात को बड़ी गंभीरता पूर्वक ध्यान देकर संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को लिखा। कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का जिक्र नहीं आया। उनको डर था जिस दिन अगर हम इस शब्द को डाल देंगे और इस शब्द जिस दिन डाला जाएगा संविधान के अंदर में, तो सेंट्रल का दबदबा हो जाएगा और स्टेट की जो ऑटोनॉमी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन लंबे अरसे से ये कोशिश किया जा रहा है, संविधान को बदलने की प्रयास किया जा रहा है। इस बात को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है और देश की जनता को समझना चाहिए। ये एक ही उदाहरण नहीं है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं संविधान के अंदर जिन शब्दों को बदला जा रहा है और उनके अर्थों को बदला जा रहा है। एक एक करके आप उसको खोल करके देखते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे, तो आपको पता चलते जाएगा। फिर यहाँ पर संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नाम तो भारत होगा अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा। उसका क्लास 2 कहता है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे, यानी एक अनुसूची बनेगा
यहाँ पर सारे बातों को लिखा नहीं जाता है संविधान के हर आर्टिकल में, जो उसका डिटेल्स है उसके लिए अनुसूची बनाया जाता है। तो राज्यों के नाम के लिए एक अनुसूची बनाया संविधान के आखिरी पन्ने में। शुरुआती दौर में ABCD के नाम से राज्यों को रखा गया था। डी यानी वो केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र के अंतर्गत जो प्रदेश आते थे वो डी में। लेकिन बाद में 7वां संविधान संशोधन में भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक के आधार पर डिमांड होने लगा कि भाई हमारे राज्यों का नाम हमारे भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो बाद में उसको भाषा के आधार पर राज्यों का नाम फिर रखा गया और आर्टिकल अनुसूची 1 में फिर उसको भाषा के नाम पर डाला गया, जो कि आप अनुसूची 1 में देखेंगे तो आपको अभी राज्यों का नाम मिलेगा। आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, इस प्रकार से नाम मिलेगा। शुरुआती दौर में ये ABCD के नाम से ये रखा गया था। फिर क्लास 3 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट एवं राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे वो समाविष्ट होंगे। यानी राज्य जो है ये देश भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता, जिसका अपना स्वयं का विल पावर है फैसला लेने में, वो अन्य राज्यों अन्य देश हमारे पड़ोसी राज्यों से भी कुछ राज्य हासिल कर सकते हैं, एरिया हासिल कर सकते हैं, उसको भी अपने राज्य में मिला सकेंगे, ये इसमें कहा गया। और उसको अनुसूची 1 में फिर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेंगे। यानी संसद जो है कुछ भी ऐसा करेगा, उसको ऐसा शक्ति नहीं है कि किसी को भी कुछ भी मिला लिया और किसी को भी कुछ भी दे दिया, ऐसा नहीं है। इसमें विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्त होगा। इसमें शर्त क्या है? जो हमारे फंडामेंटल राइट है और जो हमारे भारत के संविधान की जो स्पिरिट है प्रियम्बल की, उसमें उसको ध्यान में रख करके किसी राज्य की स्थापना करेंगे, किसी राज्य को के 2 भागों को तोड़ करके मिलाएगा या अलग स्टेट बनाएगा। लेकिन इसमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, एक शर्त है, निर्बंधन है कि वो भारत के संविधान के प्रियम्बल के जो स्पिरिट है और जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन नहीं कर सकेगा। ये क्लास आर्टिकल 2 कहता है। फिर आर्टिकल 3, आर्टिकल 2, हाँ आर्टिकल 2 में कोई ऐसा स्टेट मिलाया नहीं गया था। एक स्टेट सिक्किम को जो है आर्टिकल 2 में मिलाया गया। और सिक्किम का एक कहानी है आर्टिकल 2 में, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। हाँ, सिक्किम जो है ये पहले चंद्रे नागौर के नाम से जाना जाता था। ये जो है ना कलकत्ता के हुबली जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में आता है, उस एरिया में चंद्रे नागौर ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था। कभी फ्रेंच जो है अंग्रेजों को दिया, फिर अंग्रेज फिर फ्रेंच को दिए, फिर जो है अंग्रेज उसमें हुकूमत करने लगे। इस किस्म से वो बदलते रहा और बाद में ये इसको जो है
सिक्किम के नाम से इंडिया में मिलाया गया और आज वो जो है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आता है। ये आर्टिकल 2 में ये इस स्टेट को मिलाया गया। फिर आर्टिकल 3 है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की संसद को शक्ति है, विधि द्वारा वो बनाएगा। उसमें कहा गया कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेंगे। ख में कहा गया है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेंगे। ग में किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेंगे, ये कहा गया है। घ में कहा गया है कि किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेंगे और अंग में किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेंगे, ये आर्टिकल 3 कहता है। लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगा। सामान्य संशोधन से ये नामों में परिवर्तन या राज्यों को घटाना या बढ़ाना या नए राज्य की स्थापना ये नहीं कर सकेंगे। इसके लिए विशेष संविधान संशोधन की आवश्यकता होगा। दोनों, पहले तो उस राज्य के राज्यों को इस पर सहमति लिया जाएगा। 2/3 सहमत उनके हो जाने से उसके जो संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा और राष्ट्रपति जब उसको नोटिफाई करेंगे तब ये जो है लागू होगा और फिर इसको जो अनुसूची 1 में उस राज्य को जो है उसका नाम को दर्ज किया जाएगा। तो इस किस्म से ये आर्टिकल 3 कहता है। तो लंबा हो रहा है सर, ये अब मैं अकेला ज्यादा देर तक बोल रहा हूँ, तो इसलिए सर आप हमारे साथ आप बने रहे हैं। हम आपके पास सारांश में आप फिर से हमको जो है बारी बारी से सभी वक्ताओं को सुनना भी है और अध्ययन बार बार करना है। बार बार करेंगे तो जो है जो शब्द चेंज हो रहे हैं, जो चेंज कर रहे हैं, उसको हम समझ पाएंगे। तो ठीक है सर, मैं इतनी जी बहुत शुक्रिया श्यामलाल भार्गव जी, आपने थोड़ी विस्तार से, मैं इसीलिए आपको पहले आमंत्रित किया था कि ताकि आप विस्तार से भूमिका के तौर पर आज की इस परिचर्चा को रख सके। मैं व्यास नारायण कुर्रे जी से चाहूंगा कि स्क्रीन पे आए और संविधान की जो है ये परिचर्चा है इस पर अपनी बात रखें। कुर्रे साहब, व्यास नारायण कुर्रे साहब स्क्रीन पे हैं? मुझे लगता है नहीं जुड़ पा रहे हैं। हेलो, मैं इससे पहले रेखा कौशिक जी से भी प्रतिक्रिया लेता हूं। रेखा कौशिक जी काफी देर से तैयारी करके बैठी हुई हैं। रेखा जी आप अपनी आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। जी, अभी भार्गव जी ने बहुत विस्तृत जानकारी दिए और सभी आर्टिकल के बारे में, 3, 4, 5 आर्टिकल के बारे में भी, संघ के बारे में भी। तो मैं संघ के बारे में थोड़ा सा ही बोलना चाहूंगी, ज्यादा नहीं, कि आर्टिकल 1 अनुच्छेद मतलब 1, भारत अर्थात इंडिया, भारत को 2 भाषा में ही बोला जाता है। संवैधानिक नाम उसका भारत और इंडिया ही है। और भारत राज्यों का एक संघ है, से यूनियन कहते हैं। और यूनियन की 3 इकाई है, मतलब आर्टिकल 1 का 3 समरी है। पहला आता है राज्यों का क्षेत्र और दूसरा संघ शासित क्षेत्र और तीसरा अर्जित क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र है। तो पहला राज्यों का क्षेत्र, भारत देश में अभी वर्तमान में जो राज्यों का पूरा क्षेत्र है वो संघवाद के अनुकूल है। राज्य पूरी तरह संघ के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि केंद्र और उन राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन पाया जाता है। वे एकात्मक नहीं है, संप्रभु है। जो राज्यों का जो क्षेत्र है वो संप्रभु है, एकात्मक नहीं है। दूसरा संघ शासित क्षेत्र, तो ये केंद्र के सर्वोपरि है, केंद्र के नियंत्रण में है और ये पूरा केंद्र सरकार इसको नियंत्रण में रखती है, वे एकात्मक है। और तीसरा है
अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र मतलब भारत में किसी का नया क्षेत्र शामिल जो होता है उसको अर्जित क्षेत्र कहते हैं। जैसे किसी देश के साथ सीमा का समझौता हुआ और यदि वो हमें दे दे तो, या फिर युद्ध में जीतकर हासिल किया गया जो क्षेत्र है वह अर्जित क्षेत्र कहलाता है। भारत का संघ सीमित है और भारत का संघवाद कनाडा से प्रभावित होकर लिया गया है, क्योंकि कनाडा में केंद्र को बड़ा मानते हैं। उसी प्रकार भारत में भी केंद्र को बड़ा मानते हैं। और इसी प्रकार बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 1 पे जो कहा कि इसका कारण भारत और अमेरिका दोनों देश में संघ के निर्माण की प्रक्रिया में पाए जाने वाला जो अंतर है वो उसी वजह से है। कनाडा को हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उसी वजह से कनाडा में भी यही है, तो इसीलिए उससे थोड़ा रिलेटेड लिया गया है। और इतना कहकर वाणी के नाम देती हूँ। जैसे जी, बहुत शुक्रिया रेखा जी। मैं राजेंद्र बंजारे साहब से चाहूंगा कि वो अपनी आवाज को खोलें और आज के इस विषय पर अपनी बात रख सकते हैं। राजेंद्र बंजारे सर। जी सर, सतनाम वाहिगुरु की खालसा वाहिगुरु फतेह। जय भीम सर, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सर मैं हमारे जो सभी जो अच्छे जानकार दिए हैं, मैं एक थोड़ा सा सर राज्य क्या है और संघ क्या है थोड़ी सी उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। पहले संघ। संघ का मतलब है, संघ एक संस्कृत शब्द क्या है जिसका अर्थ होता है सभा, समुदाय या संगठन। फिर उसके बाद जो होता है ये राज्य और संघ क्षेत्र, फिर जिलों और अन्य छोटी प्रशासनिक इकाइयों में इसको विभाजित करते हैं। उस राज्यों का एक संघ है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये गणराज्य उस समय से आया हुआ था कि महात्मा बुद्ध जब रहते थे, उनके पिताजी रहते थे राजा शुद्धोधन। उस समय एक गण की व्यवस्था थी जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार उस समय भी था, और अभी हमारे देश में संघ जो है वो भी संसदीय प्रणाली की सरकार है, जिसे राष्ट्रपति इस संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है। राज्य में सरकार की प्रणाली केंद्र की प्रणाली से बिल्कुल मेल खाती है। देश में अभी 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए होते हैं और प्रशासक के माध्यम से उसमें प्रशासित किया जाता है। भारत के बड़े से लेकर छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का जनसंख्या, इतिहास एवं संस्कृति, वेशभूषा, उनके त्योहार, भाषा आदि से ये एक विचित्र है। यह खंड आपको देश के विभिन्न राज्यों, संघ राज्यों के क्षेत्र से परिचित कराता है और आपको उनकी शानदार, उनकी विचित्रताएं क्या क्या है वो सब जानने के लिए प्रेरित करता है। राज्य में खुद की सरकार होती है और संघ में केंद्र सरकार का सीधा दखल होता है। राज्य की कमान मुख्यमंत्री के हाथ में होते हैं और संघ में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का कमान संभालता है, जिसे हम प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मंत्रियों के नाम से जानते हैं। राज्य में सत्ता की ताकत राज्य और केंद्र सरकार दोनों के हाथ में होती है, जबकि संघ की सारी ताकत केंद्र सरकार के हाथ में होती है। संघ और राज्य ये दोनों में एक कुछ अंतर पाया जाता है। व्यक्तिगत राज्य का एक निश्चित और स्थायी क्षेत्र होता है ये,
वास्तव में संघ अपने आप को मजबूत बनाने का तरीका है जब कई राज्य या क्षेत्र अपने आप को छोटा या कमजोर समझते हैं तो वे बड़े शत्रु का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। तब ये सभी अपने आप को मिलाकर एक रचना करते हैं और यही एक सामान्य रूप से संघ कहा जाता है। जैसे छोटे राज्य है, किसी बड़ी समस्या हो जाती है, कुछ हो जाती है तो अकेला कुछ नहीं कर पाता है, तो केंद्र के माध्यम से करते हैं जिसको हम संघ कहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी राज्य क्षेत्र अपनी मर्जी से एक हो। ये कुछ राज्यों के द्वारा बलपूर्वक भी किया जा सकता है। भारत भी एक संघ शासित गणराज्य है, यानी ये कई राज्यों का एक संघ है। सभी राज्य संविधान के निर्देशानुसार अपनी अपनी सरकार चलाते हैं। संघ के अंतर्गत कोई राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता, यानी संघ के सभी राज्यों के अनुसार यह संघ की सहमति होना जरूरी होता है। दूसरी ओर एक राज्य अपने आप में सब कुछ होता है, यानी अपना स्वतंत्र प्रभुत्व, अपनी सरकार, राज्य का शासन आदि होता है। तो ये वर्तमान में जैसे भारत में अभी 28 राज्य है, जम्मू कश्मीर अभी राज्य नहीं रह गया। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है। तो इस तरह से हमारा जो 1 से लेकर के 4 है वो राज्य और संघ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन होते हैं और उनके क्या क्या अधिकार है, जैसे हमारे पूर्व के जो हमारे सम्मानीय साथियों ने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया है और उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया राजीव बंजारे सर। बहुत देर से व्यास नारायण कुर्रे साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आज की इस सभी वक्ताओं की विचारों को लेकर के एक संदर्भ के रूप में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी बात रखें। व्यास नारायण जी अपनी आवाज खोलें। कुर्रे साहब अपनी आवाज खोलें। मैंने अभी सभी का सुना है, सबने बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों को रखा है। हम लोग सब जानते हैं कि भारत जो है जब बहुत बड़ा था, जब अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक जुड़ा हुआ था, विभिन्न टाइम में 1860 में जैसे डूरंड लाइन के तहत अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान जो है रेड चिप लाइन के तहत अलग हुआ, बर्मा जो है 1935 में अलग हुआ, श्रीलंका भी हमारा अलग हुआ। लेकिन 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनाया जिसके तहत राज्यों का गठन किया गया, जिसमें 4 भागों में बांटा गया। जैसे पहला था ब्रिटिश शासित राज्य, दूसरा है देसी रियासत, चौथा है जिसमें कमिश्नरी चलता था, जैसे भोपाल था, जूनागढ़ और कुछ राज्य भोपाल, जयपुर, अजमेर थे, और अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार ये चारों राज्यों का बनाया गया, 4 दृष्टि से बनाया गया। फिर बाद में उनको अलग अलग भाषाओं के आधार पर, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, 7वीं संशोधन के द्वारा 1956 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया गया। लेकिन जैसे केंद्र शासित राज्य इसलिए बनाया गया जहां बहुत दूर होने की वजह से वहां अच्छे से प्रशासन चलाने के लिए केंद्र के अधीनस्थ रखते हुए कंट्रोल में रखने के लिए केंद्र शासित बनाया गया। जैसे अंडमान निकोबार बहुत ही दूर में था, अगर वहां हमने सीएम बना दिए होते तो दूसरे बड़े राज्य, दूसरे देश जो है हमारे राज्य को अपने अधीन किसी भी तरीके से कर सकते थे। इस खतरा को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन समय समय पर अलग अलग आयोग बना करके भाषा के आधार पर, जैसे धर कमेटी बनाए, उन्होंने बोला भाषा के आधार पर बनेगा, लेकिन उसको पारित नहीं किया गया। उसके जेबीपी कमेटी बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीताराम मैया जैसे लोग शामिल हुए। उन्होंने बोले कि हमें भाषा के आधार पर नहीं बनाना है। लेकिन इसी समय कहना चाहिए आंध्र प्रदेश के एक नेता थे, तो क्या नाम था, श्री रामुलु करके, उन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल किया। उसके दबाव में आकर के फिर 1956 में आंध्र प्रदेश को बनाया गया। इस तरीके से जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि हमारा देश यूनियनों का संघ है। यूनियन क्या होता है? यूनियन है, फेडरल है, कॉन्फेडरल है, ये अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। यूनियन और
फेडरल को संघ बोला जाता है, लेकिन यूनियन इसमें सबसे ज्यादा मजबूत होता है, जिसकी वजह से भारत से कभी कोई राज्य अलग हो ही नहीं सकता है। ऐसे हमारे संविधान में प्रावधान है। अगर वो फेडरल होता तो फेडरल पढ़े लिखे के बीच में होता है, उनका झंडा अलग होता है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में 50 राज्य हैं, सबका झंडा अलग है, केवल करेंसी एक है, सबकी संस्कृति अलग है, केवल करेंसी के नाम से जुड़े, क्योंकि पढ़े लिखे इसलिए जुड़ सकते। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश को यूनियन के तहत रखा, और इसी की वजह से आज हमारा भारत जो है एक है। नहीं तो जम्मू कश्मीर कब से अलग होना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया। उसको अंडर कंट्रोल रखने के लिए उसको कहना चाहिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित बना करके उसके अकड़ को सीधा कर दिया गया, और वो कभी अलग हो ही नहीं सकता। इस तरह समय समय पर अगर कोई राज्य अलग होना चाहता है तो उसके लिए हमारे संविधान में प्रावधान है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, और भविष्य में भी कभी भी हमारे कोई राज्य भारत से अलग हो ही नहीं सकता है। अगर और समय रहेगा तो डिटेल में इसको अच्छे से चर्चा कर सकते हैं। अभी शायद समय कम है लगता है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा ना बोलते हूँ। तो पूरे संविधान के जितने हमारे संशोधन हुए हैं समय समय पर, अगर हम कभी भी संविधान के बारे में चर्चा करते हैं और संविधान संशोधन को अगर नई व्याख्या करते हैं, हमारी चर्चा शायद अधूरी रह जाती है। इसलिए मैं आगे के बारे में और अगर कोई वक्ता होंगे तो बात कर सकते हैं। तो मैं अब इतनी बात करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम जय भारत। बीच में मैं थोड़ा कहीं चला गया था, डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। जी जी जी, कोरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग इसीलिए संविधान पर इसकी निश्चित एपिसोड लेकर आए हुए हैं, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी जो है विभिन्न एपिसोड के माध्यम से हम लोग पूरी कर सके और लोगों को जानकारी हो सके। क्योंकि भारत के संविधान के संदर्भ में लोगों को इतनी भ्रांतियां हैं, और समय समय पर आप लोगों ने देखा होगा कि संसद भवन के सामने ही संविधान की प्रतियों को लोगों ने जलाने की कोशिश की भी की है। तो इस विषय पर जन जागरूकता के माध्यम से वह मानवता चैनल इसका एपिसोड शुरू किया हुआ है। मैं आज के इस समस्त परिचर्चा पर एक फिर से सारांश के रूप में श्यामलाल भार्गव जी से चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर अपनी फिर से बात रखें, और फिर हमारा जो समय भी कंप्लीट हो चुका है तो आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। श्यामलाल भार्गव जी दोबारा अपनी बात रखें। हाँ जी सर जी, हेलो जी बोले। हाँ, आवाज जा रहा है ना? जी जी आवाज सुनाई दे रहा है सर? जी जी सुनाई दे रहा है, आप बोले। हाँ, आज के इस परिचर्चा में मैं महत्वपूर्ण 4 चीजों पर देश की जनता को आगाह करना चाहूंगा। पहला चीज तो ये कि राज्य और सरकार दोनों अलग अलग है। राज्य अलग है, सरकार अलग है। दूसरा, सरकार अलग है और धर्म अलग है। ये 4 जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इस पर आगाह करना जरूरी है और इसको समझना जरूरी है। हमने सामाजिक समझौता से राज्य को बनाया, सारा शक्तियां राज्य को दिया है। राज्य को ये पावर दिया है कि वो विधायिका को बनाएगा, कार्यपालिका को बनाएगा, न्यायपालिका को बनाएगा और प्रशासनिक विभाग को बनाएगा। ये हमने राज्य को दिया है, अपने समझौता से अपना शक्ति दिया है। लेकिन आज देश के अंदर में राज्य जो सरकार जो है, राज्य के सारे शक्तियों को अपने पास में रख लिया है। उसके सामने में विधायिका को कोई रोल नहीं रह गया है, न्यायपालिका का कोई रोल नहीं रह गया है, प्रशासनिक विभाग का कोई रोल नहीं रह गया है। सारा का सारा शक्ति सरकार अपने हाथ में ले लिया है, जो कि बहुत गलत है। हमने राज्य को शक्ति दिया था, सरकार को शक्ति नहीं दिया है। राज्य सरकार को बनाता है और राज्य के अधीन जो हमारे संविधान में वर्णित है उसके अनुसार उनको शासन सत्ता को चलाना है और संभालना है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये बड़ा चिंतनीय है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार और धर्म एक हो गए हैं। संविधान बनाते समय धर्म को अलग रखा गया था राज्य से, सरकार से। सरकार को ये कहा गया था कि वो धर्मनिरपेक्ष होगा। सरकार का किसी धर्म में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा।
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सरकार नहीं, धर्म रह गया है, धर्म हो गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के बावजूद भी हमारा देश की सरकार चोगा, चंदन, मलागर, जनेऊ लगा करके धार्मिक अनुष्ठानों में जाता है और एक धर्म विशेष को ज्यादा आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। इसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज हैं या जो उस धर्म को नहीं मानते हैं, वो धर्म नीचे जा रहा है, उनके साथ में अन्याय हो रहा है, वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो देश की जनता को इस बात को भी समझना चाहिए और इस पर आवाज उठाना चाहिए कि सरकार का धर्म जो है नहीं होता है, सरकार अलग है और धर्म अलग है। आज मैं इन्हीं बातों के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में देश की जनता को ये कहते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान। जी, बहुत शुक्रिया। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हमारे दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर जो हम संविधान के एपिसोड चला रहे हैं, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रेखा कौशिक जी का, श्यामलाल भार्गव जी का, राजेंद्र बंजारे साहब का, व्यास नारायणपुरे साहब का, और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी का और कृपाल सिंह साहब का, जसबीर भाटिया साहब का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं। और आप सब लोगों को दोबारा फिर से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर वॉइस ऑफ मानवता चैनल को दिया है और भारत के महत्वपूर्ण विषय संविधान पर विस्तृत चर्चा करके लोगों को जागरूकता फैलाने में आपका योगदान है। इसके लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, सतनाम, जोहार।